कहानी का नाम बाहर और भीतर। कहानीकार आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। वाचनकर्ता अमित पांडे। उसे देखते ही नयन विद्रोही हो उठे। मैं दशहरे की छुट्टियों में कॉलेज से बड़ी उमंग से घर आया था। ब्याह के बाद वह पहली ही बार घर आई थी। इसकी खबर भाभी ने मुझे बड़े ही रस भरे शब्दों में दे दी। ब्याह में मैंने उसकी एक झलक भर देखी थी। उसी झलक की याद में मैंने ये 3 साल के 1000 दिन उंगली पर गिन गिन कर काटे थे। श्रोताओं, आप में कोई क्या ऐसा भी है जो मेरी तरह नई दुल्हन से पहली बार मिलने की प्रसन्नता में अपना आपा न भूल जाए? इस दुनिया में युवक के लिए दुल्हन से बढ़कर कौन चीज मीठी हो सकती है? मैंने दर्जनों हिंदुस्तानी और विलायती काव्य, नाटक और उपन्यास पढ़े थे। कालिदास की शकुंतला की मूर्ति तो मेरे मानस नेत्रों में बस रही है। जैसे ओस से भीगा हुआ गुलाब का फूल बसंत की हवा में झूम रहा हो, वैसे ही लज्जा, कोमलता और सुंदरता की मूर्ति सी शकुंतला मेरे मन में झूमती रहती है। मैंने शेक्सपियर की रोजालिंड और जूलियट भी अपनी आंखों के हिंडोलों में छुपाई है। मैं क्या मनुष्य नहीं, युवक नहीं? मेरी रगों में गर्म खून नहीं? अजी, मैंने नई दुल्हन पाई थी 3 साल पहले, पर हिंदू जाति में जन्म लेने के कारण ब्याह से पहले उसे नहीं देख सका। पसंद करने, प्यार करने, हृदय और आंखों का सौदा करने का सुभीता न पा सका तो भी क्या हुआ? भारतीय स्त्रियों जैसा रूप, सच्चा प्यार, भाभी ही को ले लो। दुनिया में कौन फूल ऐसा सुंदर और कोमल हो सकता है? वह ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद सा है। संसार को सुखी बनाने के लिए वही काफी है। भैया तो जैसे भाभी में घुल गए हैं। मैं जब उन्हें याद करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। उषा, कैसा प्यारा नाम है। जब से मैंने उषा से ब्याह किया है, हमेशा उषा काल में ही जग उठता हूं। मैं एकटक देखता रहता हूं। कितनी प्यारी सुनहरी किरणों को धरती पर बिखेरती है। पूर्व के आसमान पर पीली लगती है। वह उषा, पीला, शांत, उजला आलोक, वह कैसी प्यारी लगती है, किस तरह आनंद देती है। ऐसे ही मेरी उषा भी मेरे जीवन के अंधेरे को छूते ही उज्जवल आलोक करेगी। उसके पिता राय बहादुर हैं, सेशन जज हैं, प्रतिष्ठित नागरिक हैं। वह फॉरवर्ड घराने की शिक्षिता कन्या है। ऐसी उच्च घराने की शिक्षिता कन्याएं क्या मैंने नहीं देखी? मेरी ही क्लास में लगभग आधी दर्जन ऐसी कुमारियां पढ़ती हैं। जब वे क्लास में आकर बैठती हैं, क्लास जैसे जगमगा उठती है। देखकर प्राण हरे हो जाते हैं, संसार सुंदर हो जाता है। उन शिक्षा संगिनियों का वह क्षण भर का संग मेरी नस नस को जवान बना देता है। नीला की गहरी आसमानी साड़ी, चंद्रमा सा मुख और हथिनी के समान मस्तानी चाल, प्रोफेसर भी देखते ही रह जाते हैं। नलिनी जब आती है, आंधी की तरह, उसके मोती से दांत और उभारदार सीना देखकर कलेजे में हिलोरें उठने लगती हैं। लीला की चश्मेदार आंखों से जो हंसी बिखरती है, उस पर क्लास भर के लड़के लोटपोट हो जाते हैं। कहां तक कहूं? लेकिन मैं तो 3 साल तक यही सोचता रहा कि मेरी उषा इन सब से बढ़ चढ़कर होगी। जब जब मेरा मन इन स्वदेशी मिसों की ओर मचला, जो 20वीं सदी में लापरवाही से सड़कों पर अपना रूप छितराती फिरती हैं,
तो मैंने उसे समझा बुझाकर काबू में ही रखा। 3 साल इसी तरह मैंने पूरे किए। भीतर ही भीतर मैं उषा को अपने बिल्कुल नजदीक खींच लाया। मैंने उसे देखा नहीं, समझा भी नहीं, पर इससे क्या, वह मेरी दुल्हन है। मैं इस बात को नहीं मानता कि जिन स्त्री पुरुषों में प्रेम हो वे ही ब्याह करें। मैं तो इस उसूल का कायल हूं कि जिनसे ब्याह हो जाए वे स्त्री पुरुष आपस में प्यार करें। इसलिए उषा को न पाकर भी मेरे प्यार का पौधा तो बढ़ता ही गया। अब मैं एमए पास कर चुका, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी, उषा भी घर आ गई। भाभी ने मुझे दौड़ आने को लिखा था, सो मैं तूफान मेल सा दौड़ा हुआ घर आ पहुंचा। पहली मुलाकात थी, इससे मेरा कलेजा धड़क रहा था, लेकिन खुशी से मेरे रक्त की एक एक बूंद नाच रही थी। दिन इंतजारी और इधर उधर की खटपट में बीता। रात को ज्यों ही वह मेरे कमरे में आई, उसे देखते ही मेरी आंखें जल उठीं। क्यों? सो कहता हूं, सुनिए। मैंने सोचा था वह धीरे से ज्यों ही मेरे कमरे में आएगी, लेवेंडर और सेंटों की लपटों से कमरा महक उठेगा। उसकी रूप ज्योति से मेरे कमरे में चांदनी हो जाएगी, जैसे मेरे क्लास में मेरी सुघड़ काली सहपाठिकाओं के आने से हो जाता था। वह उन्हीं की तरह छिप छिप कर, नयन बाण चला चला कर मेरे सोए हुए हृदय को जगाएगी और उन्हीं की तरह मंद मुस्कान से मेरे मन को सुख सागर में डुबोएगी। वह आकर धीरे धीरे लाज से नीचा मुंह कर मेरे पास खड़ी हो जाएगी। इसके बाद क्या करना होगा सो क्या मैं जानता नहीं? अनाड़ी नहीं हूं, मैंने सब सोच रखा है। मैं उसे खींचकर पास बिठा लूंगा, घूंघट दूर करूंगा और उस चांद से मुख को चूम लूंगा, बार बार चूमूंगा। इतने ही से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जिस दिन की याद में मैंने दुनिया की सुंदरियों को हेच समझा था, वह समय आज आ गया। आहा, मैं कितना भाग्यवान हूं। उसके सदुपयोग के सब साधन मैं जुटाए बैठा हूं। भाभी ने बहुत सी मिठाई, फूल मालाएं, इत्र, सेंट और न जाने क्या क्या मेरे पास रख दिए थे। फिर मैं भी तो उषा के लिए बहुत से उपहार लाया था, वे सब मेरे पास थे। इन सब का किस तरह उपयोग करना होगा, यह सब मैंने सोच रखा था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वह ज्यों ही मेरे निकट आएगी, मैं उसका घूंघट हटा लज्जावंत मुख उठाकर मधुर चुंबन लूंगा। ओह, पति का प्रथम चुंबन नववधू के लिए कैसा अमिट स्नेह चिन्ह होगा। वह फिर धीरे धीरे मेरे पास आएगी, मैं उसे अंकगत करूंगा, मीठी बातों से संकोच दूर करूंगा, उसे प्रेम में डुबो दूंगा। वह मेरे चरणों को चूमेगी, मुझे पाकर धन्य होगी, चिरवियोग के लिए रोवेगी। अरे, वह साक्षात कालिदास की शकुंतला की भांति प्रेम विह्वला होगी। उस दिन मैं शकुंतला को कई बार पढ़ गया, पर जब वह आई तो मैंने अपनी आशा के बिल्कुल उल्टा पाया। लेवेंडर और सेंट का नाम न था। वह एक साधारण किंतु उज्जवल साड़ी पहने थी, पैर में चप्पल थे, बाल बिखरे तो न थे पर बहुत टीम टाम से संवारे भी न थे। उसका वेश बिल्कुल सीधा सादा था। हाँ, उसे उज्जवल और सोफियाना कह सकते हैं। उसने न नमस्ते किया न हाथ जोड़े। वह सिकुड़कर पलंग के पास भी खड़ी नहीं हुई, आकर धीरे से कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गई। इसके बाद तनिक मुस्कुराकर उसने कहा,
कहिए, आप प्रसन्न तो हैं? भाई वाह, यह कैसी नई नवेली बधू। मैंने आंख फाड़कर उसकी ओर देखा। देखते ही आंखें जल उठीं। वह न तो वैसी सुंदर ही थी और न उसका रंग ही गोरा था। मैं क्षण भर ही में अपने क्लास की सब युवतियों से उसका मिलान कर गया। भला कहाँ वे परियां और कहाँ यह। मेरा हृदय तिलमिला उठा। मैंने ताने के तौर पर कहा, क्या आप उषा रानी की कोई दासी हैं? क्या संदेश लाई हैं आप? यही कि उषा रानी के स्थान पर आप मेरा स्वागत सत्कार करें। आप कौन हैं? उषा रानी मेरी दासी है। आपकी? जी हाँ। और उनका यह फैसला है कि मैं उनके पति महाशय को अपना दास समझूं। आप ही शायद उनके पति हैं। उस साधारण प्रतिभाहीन मुख से ऐसी करारी चुटीली बात सुनकर मैं दंग रह गया। वह नई नवेली की मुलाकात का पुराना डिजाइन हवा हो गया। मैं न गुस्सा कर सका, न मेरे मुंह से कोई बात ही निकली। मैं चुपचाप उस मुंहजोर बालिका के मुस्कुराहट भरे फड़कते होठों को देखने लगा। उसे देखकर मैं खड़ा नहीं हुआ, उसका स्वागत नहीं किया, उसके साधारण रूप की अवहेलना की। इसके कारण जो उसकी आंखों में एक चमक, जो उन चुभती हुई तीखी बातों के साथ निकली थी, देखकर मैं उसके रुआब में आ गया। मैं सोचने लगा, इसी तरह क्या स्त्रियों का आदर किया जाता है? यही क्या मेरी शिक्षा और सभ्यता है? उषा ने फिर कहा, समझे आप? क्या आपको श्रीमती उषा रानी के आज्ञा पालन में कुछ आपत्ति है? कुछ भी नहीं, अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया। तब आप पलंग से खड़े हो जाइए। आपने एमए तक शिक्षा पाई, उच्च संस्कृति के लोगों में रहे, पर आपको इतनी तमीज न आई कि स्त्रियों का मान कैसे किया जाता है। बाप रे! नई दुल्हन से डांट खाकर मैं सचमुच लज्जित सा होकर उठकर खड़ा हो गया, पर फिर भी अपनी अकड़ तो कायम रखी। मैंने कहा, अब क्या करना होगा? उसने एक कुर्सी की ओर संकेत करके कहा, बैठिए, घबराते क्यों हैं? यह खूब रही। नववधु को देखकर मैं घबराता हूं? मैंने कुर्सी पर बैठकर कहा, घबराता क्यों हूं? वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने परीक्षा की, कॉलेज के जीवन की, भविष्य की, स्वास्थ्य की, न जाने क्या क्या बातें करनी शुरू कर दी। मैं तो जैसे खो गया। उस रात्रि के धीमे प्रकाश में मैंने देखा, मैं किसी अत्यंत स्नेही मित्र से, जो अत्यंत बुद्धिमान, कुशाग्र बुद्धि, वाक्पटु और मृदुभाषी है, बातें कर रहा हूं। मेरा विद्रोह तो गायब हो चुका था। थोड़ी ही देर में मैंने डरते डरते उसका हाथ पकड़कर कहा, उषा रानी, मुझे क्षमा करो। वह मुस्कुराकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने फिर कहा, क्षमा करो देवी। उसने फिर कहा, किस अपराध की क्षमा? मैंने कहा, मेरी आंखें तुम्हें देखते ही जल उठी थीं। मैंने तुम्हारा बाहरी रूप देखना चाहा था। अब से कुछ मिनट पहले तक मैं नहीं जानता था कि स्त्री के भीतर एक और चीज रहती है। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। उसने हंसकर कहा, एक गुड़िया सी सुंदर दुल्हन, जिसकी एक नाक, 2 कान, एक मुंह, 2 आंखें, सफेद चमड़ी, नन्हा सा शरीर, यही ना?
लगभग यही, पर थोड़ा और भी कुछ। वह कॉलेज की संगिनियों का प्रदर्शन? मैं चौंका। मेरे मन की बात यह कैसे जान गई? वह मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, उषा, मुझे क्षमा करो, अपने इस दास को क्षमा करो। उसने कहा, दास को क्षमा कर सकती हूं, पर पति को नहीं। वह धीरे से अपनी कुर्सी से उठी और एक मुग्धा बालिका की तरह मेरी गोद में आ बैठी। उसके शिथिल बाहु मेरे गले में आ गए। मैं उस जीवन संगिनी सखी को, जिसने मेरे विद्रोह को विद्रोह से विजय किया था, इस प्रकार विजित देख फूला अंग नहीं समाया। मैंने उसे हाथों हाथ उठाकर हृदय से लगा लिया। कुछ देर तक हम दोनों दुनिया को भूले बैठे रहे। उसने मेरे गले में बाहें डालकर हंसते हंसते कहा, मैंने तुम्हारे पिछले 3 वर्षों की 100 बातें पूछ डाली, पर तुमने मेरी एक भी नहीं पूछी। तो क्या मैं यह समझूं कि तुम मेरी तरफ से बेफिक्र हो? मैं लज्जित हुआ। मैंने कहा, प्यारी, तुमने तो आते ही युद्ध छेड़ दिया और इस दास को ऐसा पछाड़ा कि मैं सिट्टी पिट्टी भूल गया। अच्छा लाओ, इस सुहागरात के उपलक्ष्य में मेरे लिए क्या लाए हो? मैं बहुत कुछ लाया था। सोने की चेन, घड़ी, एक कीमती बनारसी साड़ी, 1-2 जड़ाऊ गहने। पर वे सब क्या इस महामहिमामयी गौरवशालिनी पत्नी के योग्य थे? मैंने लज्जित होकर कहा, तुम्हारे योग्य तो कुछ नहीं है उषा, देते लाज लगती है। देखूं तो? उसने एक एक वस्तु को देखा, हंसी, उन्हें आदर और उत्साह से पहना, फिर प्यार भरी दृष्टि से मेरी ओर देखकर कहा, सुहागरात तो तुम्हारी भी है, कुछ मुझसे उपहार न लोगे? मैंने तुम्हें पा लिया, अब और कुछ न चाहिए। मैंने भी तो तुम्हें पा लिया, फिर भी मुझे उपहार मिले ही। तुम्हारे लिए भी मैं कुछ लाई हूं। मैंने सोचा, राय साहब ने कुछ रुपए दिए होंगे या कोई चीज। मैंने कहा, रहने दो, मुझे अब और कुछ न चाहिए। हाँ, वह कुछ उतनी कीमती चीज नहीं है, पर वह मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। उसके मानी चेहरे पर फिर वही तेज और नेत्रों में चमक उत्पन्न हो गई। मैंने जल्दी से कहा, तो मेरी रानी, दो ना, मैं उसे पाकर कृतार्थ हो जाऊं। उसने धीरे से आंचल से एक कागज निकालकर मेरे हाथ में दे दिया। मुझे कौतूहल हुआ, क्या राय साहब ने मुझे कुछ दान पात्र दिया है? रोशनी तेज करके देखा तो दंग रह गया। यह उषा के बीए ऑनर्स में प्रथम श्रेणी में पास होने का सर्टिफिकेट था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उषा इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त है। मैं पागल की भांति उषा की ओर दौड़ा। मैंने कहा, उषा, मेरी रानी, मेरी मालकिन, तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया। उषा ने धीरे से कहा, इन 3 वर्षों में यही कर सकी। उसका स्वर कांप रहा था। दूसरे ही क्षण हम दोनों एक थे। हम लोग प्रेमी ही नहीं, गंभीर दंपति हैं। हमारे प्राणों से प्राण और शरीर से शरीर घुलकर एक हो गए हैं। हम भीतर तक स्त्रीत्व और पुरुषत्व को देख चुके हैं। बाहर के लिए हम अधेड़ हैं। कहानी का नाम बाहर और भीतर। लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।